वो मेरा मुंह तकने लगी। इसके चेहरे पर एतबार और बेएतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ इसी तरह करना होगा। जब मैं इस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी से गले लगाना और कहना कि तुम इसके साथ बहुत खुश हो। ये जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम इस औरत का हर हुक्म मानोगी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। फिर मैंने ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुक्मणी बाई को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। कुलसूम अगरचे सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज़ निगाहों ने इसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली थी। मैंने इसे खुशखबरी दी कि इस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और इसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया। 101 रुपए मुझे नज़र पेश की और इल्तिजा की कि मैं इसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूँ। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसा दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कुलसूम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। इसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसूम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगी। मुझे पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय सफारत खाने का कोई मुलाजिम जाहिर करके भारतीय हुक्काम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में तो कुलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कुलसूम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। इसे गुंडों और बुर्दा फरोशों के पास तन्हा छोड़कर भी नहीं जा सकता था और इसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसूम को गुनाहे आलूदा माहौल से निकाला जाए। आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुक्मणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था कि आधी रात के बाद ड्रग्स की महफिल उरूज पर होगी और रुक्मणी रुपया बटोरने में मसरूफ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेस में रुक्मणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर इसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे बहुत मुतासिर थी। कहने लगी, आप तशरीफ रखे, मैं गाना बंद कराए देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांधकर झूलने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने तो लड़की की काया पलट दी है। मैं इसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चुमिया का दिल नरम कर दे। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने वादा किया कि चुम्पा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? जरा इसे हमारे सामने लाओ, हम इस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो दूसरे कमरे में सो रही है, अभी जाकर इसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसूम को लेकर आ गया। कुलसूम नींद से उठी थी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई। समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने इसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और श्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने इससे खुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ। वो चला गया तो मैं कुलसूम से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। इसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मणी सर पर पल्लू बांधते आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज, सुंदरी ने आपकी आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर नवाज किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने इस मकान में किसी जगह तांबे की राक्षस की मूर्ति दबा रखी है, जो तेरे लिए बिपता लाएगी। इसने मेरे पाँव थाम कर कहा, महाराज, मुझे बचा लो, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी और सिख गुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पिछले कमरे में ले गई।
यहाँ 2 पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा था। महफिल रक्सो सुरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजा सजाया था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीज़ें बेतरतीबी से पड़ी थी। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के अकब में कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं जाता। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीख जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि ये जीना किधर जाता है। इसने कहा, महाराज, ये पिछली गली में निकलता है। मुझे इसी जीने की तलाश थी। मैं वापस इस कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी थी। मैंने रुक्मनी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिर्फ गुंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकाल कर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थी। वो ऐसी हालत में था कि अपना दफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजाकर देखने लगा। यकायक इसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरी रगों पे में बिजलियां कौंध गई। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया था। इसके बाद यही रुमाल बिजली के कोंदे की तरह फिजा में लहराया और दूसरे लम्हे इसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और इसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर औंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर जूं ही मैंने अकबी गली वाला दरवाजा खोला तो सामने रुक्मनी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि ये गुंडा पहलवान कहां से आ गया। आखिर इसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे इसका कुछ इल्म नहीं था। वो देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नजरों से देख रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने 1 सेकंड में देख लिया कि यह अकबी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब जल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातिल ज़रब गुंडे की थोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। पिस्तौल इसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। इसके हलक की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस चुकी थी। कुलसूम मेरे इस सेक्शन पर हक्का बक्का सी रह गई थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। ये गली आगे जाकर दाएं तरफ घूम जाती थी। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वालों की सजी सजाई दुकानें खुली थी। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर ईंटते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शकूक व शुबहात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वो मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चले। इसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। इसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे कहा, आगे चलो, तेज तेज वक्त ज़ाया मत करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के निस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी, मगर इसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। फिर वो तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन मैंने रास्ते में हाइल हर रुकावट को दूर करने का अज़म कर रखा था। एक आवारा मिजाज आदमी आवाज़ें कसते हुए कुलसूम के पीछे पीछे तेज तेज चलने लगा। इसने मुझे साधु समझकर बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। हुजूर कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं, हमारे गरीब खाने पर चलिए। कुलसूम ने इसकी बात सुनकर बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने इस आदमी से कहा, यहाँ से भाग जा। खुदा जाने इस पर मेरे इस जुमले का क्या असर हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुलसूम चल दी और मैं भी आगे बढ़ गया। अभी मिठाई वाला पुल दूर था कि हमें टैक्सी मिल गई। रात के 2 बज रहे थे। मैं कुलसूम को साथ लिए अलीपुर रोड के मैडन होटल के सामने टैक्सी से उतर गया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला मेरी कोठी को देखे। यहाँ से हम पैदल चल पड़े। सड़क सुनसान थी, फिर भी गश्ती पुलिस की पूछगछ से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर चलता हुआ अपनी लखनऊ रोड वाली आसेबी कोठी में पहुँच गए। मेरे मिशन का पहला मरहला मुकम्मल था। मैंने कुलसूम को बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में ज़मीन पर दरी बिछाई और कंबल ओढ़ कर लेट गया। कोठी के दरवाजे मैंने अंदर से मुकफ़ल कर दिए थे। सख्त थकान हो रही थी। लेटे ही मीठी नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो दिन काफ़ी निकला हुआ था। कुलसूम अभी तक सो रही थी। बेचारी को न जाने कितनी रातों से सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता तैयार किया। चाय की प्याली लेकर कमरे में खुली खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गए। मैं अब साधु के भेष में नहीं था। चाय पीने के बाद कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। एक अखबार वाला साइकिल पर शोर मचाता हुआ गुजरा। मैंने इसे रोक कर उर्दू का एक अखबार अलजुमा खरीदा।
इसके पहले सफ़े पर शायद सुर्खियों से यह सनसनीखेज खबर लगी थी कि एक नामालूम साधु 2 आदमियों को कत्ल करके रुक्मणी बाई की एक लड़की को भगा कर ले गया था। रुक्मणी बाई या मरने वालों की तस्वीरें नहीं छपी थी, मगर तफसील मौजूद थी। बाजार के 2 पटवारियों के बयान भी थे। उन्होंने आधी रात को एक साधु को रुक्मणी के घर में दाखिल होते देखा था। रुक्मणी ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा था कि एक साधु इसके बाद आशीर्वाद देने कभी कभार आया करता था, मगर रात वो इसके 2 आदमियों को कत्ल करके इसकी लड़की को अगवा करके ले गए। इसने ये नहीं बताया कि मुग़विया एक खरीदी हुई मशीक पाकिस्तान की लड़की थी। मैं अखबार लपेट कर कोठी में आ गया। कुलसूम जाग गई थी। मैंने इसे अखबार पढ़ने को दिया। अपने बारे में छपी हुई खबर पढ़कर वो घबरा गई। अब क्या होगा, कहीं हमें पुलिस न पकड़ ले। मैंने अखबार इसके हाथ से लेकर मेज़ पर रखा और कहा, इन बातों को भूल जाओ। मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिसकी मदद से पुलिस यहाँ तक पहुँचे। उठो, नाश्ता कर लो। और हाँ, तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। बहरहाल तुम मुझे बशारत कह सकती हो। जिस तरह मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया, इसी तरह मैंने कुलसूम को भी अपना असली नाम नहीं बताया। बेचारी डरी हुई थी, मगर रुक्मणी बाई से निजात हासिल कर लेने पर वो खुश और मुतमईन भी थी। इसके रिश्तेदार फैसलाबाद में रहते थे। इसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं मशीक पाकिस्तान से भाग कर आया हूँ। लाहौर का रहने वाला हूँ। ढाका में कारोबार करता था जो तबाह हो गया। दिल्ली में कुछ रकम भले ज़माने में जमा करवा रखी थी, इसी पर गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ अपने एक कारोबारी दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मशीक पाकिस्तान में है। 2-3 महीने इसकी राह देखूंगा। अगर ना आया तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। कुलसूम ने मुझे पहचान लिया था। कहने लगी, तुम सिख मेजर की कोठी में क्या करने गए थे? इस रात मैंने इसे स्मगलिंग की एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कुलसूम वाजबी सी पढ़ी लिखी लड़की थी और इसे दुनियादारी की ज़्यादा बातों का इल्म नहीं था। इसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और बोली, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊंगी? भारतीय पुलिस मुझे पकड़ लेगी और तुमने 2 आदमियों का खून किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो मुझ पर भी मुसीबत टूट पड़ेगी। मैंने इसे तसल्ली दी, अब मैं साधु के भेष में नहीं हूँ। मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा, फिक्र मत करो। मैं तुम्हें किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुँचा दूँगा। अगर इस दौरान मुझे इतला मिल गई कि मेरा ढाके वाला दोस्त नहीं आया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँगा। लेकिन अभी एहतियात से काम लेना। इस कोठी से कदम बाहर न निकालना। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो समझदार थी और इसे सूरत हाल की नज़ाकत का पूरी तरह एहसास था। इसने वादा किया कि वो कोठी से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। बाजार से मैं अपने लिए एक गद्दा और तकिया खरीद लाया और दूसरे कमरे में बिस्तर लगा लिया। अपना बेडरूम कुलसूम को दे दिया। टेलीफोन में अपने कमरे में ले आया। किचन में खाने पीने का सामान डाल दिया। मैंने कुलसूम को ख़ास तौर पर ताकीद कर दी कि अगर कभी मेरी अदम मौजूदगी में कोई साहब मुझे मिलने आए और इसके बारे में पूछे कि वो कौन है तो यही बताए कि वो नौकरानी है और साहब के लिए खाना पकाती है और घर की सफाई करती है। इसके अलावा कोई बात न कहे। फिर भी मुझे अंदेशा था कि अगर कहीं कोई ऐसा आदमी आ गया जिसका ताल्लुक रुक्मणी बाई नायका से हो तो वो कुलसूम को पहचान लेगा और पुलिस ले आएगा। लेकिन इसका मेरे पास सिवाय इसके कोई इलाज नहीं था कि मैं खुद कोठी से बहुत कम निकलूं और बाहर जाऊं, तो इस वक्त जब किसी के आने का इम्कान न हो। चुनाचा मैं अंधेरा हो जाने के बाद कोठी से बाहर जाता और जल्दी वापस आ जाता। 3 दिन गुजर गए थे। पाम आयल नारोमनी के इंडियन इंटेलिजेंस सरबराह का कोई खुफिया फ़ोन नहीं आया था। खुदा जाने ये लोग मुझे कब पाकिस्तान भिजवा रहे थे। कुलसूम के बारे में मेरी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि इसे किस तरह बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए। कुलसूम को मैंने 2-3 साड़ियाँ खरीद कर दी थी। इसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वो खाना पकाती, कमरों की सफाई करती और फुर्सत के वक्त रेडियो सुनती और रिसाले पढ़ती थी। मेरे पास टेलीविज़न नहीं था। मुझे हिदायत की गई थी कि कोठी के बारे में इर्द गिर्द के लोगों को ये तासुर हरगिज़ न थे कि कोठी आबाद है। चुनाचा रात के वक्त हम मदम बल्ब जलाते और खिड़कियों पर पर्दे पड़े रहते थे। जूं वक्त गुजर रहा था मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी वक्त अचानक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म मिल गया तो कुलसूम का क्या बनेगा। इसे किसके पास छोड़कर जाऊंगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। कई रोज़ बाद फ़ोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह का फ़ोन है। मैंने रिसीवर उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेरा कोड पूछा गया। मैंने कोड बताया और बोलने वाले से इसका कोड पूछा। इसने भी कोड बता दिया और कहा, कर्नल मनी, कल सुबह तुम अमृतसर के लिए रवाना हो जाओगे और बजरिया रेल सफ़र करोगे।
परसों दिन के 9 बजे अमृतसर के किले में तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने जाओगे। आगे वो तुम्हारे मिशन का इंचार्ज होगा। इसके फौरन बाद फ़ोन बंद कर दिया गया। मैं इस पुरस्कार आदमी से ये भी न पूछ सका कि मुझे मेरा जहरीला सिगार, V2 गोलियां और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह कौन मुहैया करेगा। मैंने इसी वक्त कुलसूम के कमरे में जाकर इसे बताया कि हम सुबह की गाड़ी से अमृतसर जा रहे हैं। क्या बॉर्डर क्रॉस करने का बंदोबस्त हो गया? वो जल्दी से उठ बैठे। मैंने बताया कि मेरा दोस्त ढाका से नहीं आ रहा, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुलसूम ने पूछा कि क्या अमृतसर में मेरा कोई ऐसा शख्स वाकिफ़ है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी मदद कर सके। मैंने कहा, मेरे पास भारतीय करेंसी में 2-3 हज़ार रुपये हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। इसके अलावा अमृतसर में मेरा एक हिंदू स्मगलर दोस्त भी है, वो हमारी मदद करेगा। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफ़र करोगे। तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके। मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। गाड़ी 5:15 पर रवाना होती थी। कुलसूम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से फारिग होकर इसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया। माथे पर बिंदिया लगाई। वो सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलके में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। ब्रीफ केस मेरे पास था, इसमें इंडियन करेंसी में काफ़ी रुपए थे। मैंने पतलून और गर्म कोट पहन रखा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमें फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। डब्बे में एक बूढ़ा सिख अपनी जवान बहू और इसके बेटे के साथ बैठा था। वो बाल खोले इनमें कंघी कर रहा था। हमें देखकर बोला, कहाँ जाओगे गोरमुखो? मैंने पंजाबी में कहा, अमृतसर जा रहे हैं। मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और ये मेरी बहन कमलावती है। मेरा ख्याल था कि सिख बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अमृतसर तक वो मेरा सर खाता रहा। इसकी बहू कमलावती यानी कुलसूम से बातें करती रही। मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं कुलसूम से कोई ऐसी भूल चूक न हो जाए जिससे भांडा फूट जाए, मगर कुलसूम ने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया था। खुदा खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा भाला था। सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करुंडिया से मुलाकात न हो जाए, लेकिन मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछें थी और कोट पतलून में था। हम सिख और इसकी बहू से जान छुड़ाकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए। रक्षा पकड़ा और अमृतसर के सिविल लाइंस के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गए। यहाँ मजबूरन मुझे कमलावती को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले ली। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दरगियाना मंदिर की ज़ियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मर्करी लाइट्स रोशन हो गई तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल पड़े। कंपनी बाग अमृतसर के स्लो लाइंस के पीछे ही था। कुलसूम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतज़ाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कुलसूम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोए। सुबह 9 बजे मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल सिंह कौन होगा और अगर इसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कुलसूम का क्या बनेगा। इसको किसके हवाले करके जाऊंगा, ये मसला मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कुलसूम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर न निकले। दरवाज़ा अंदर से बंद रखे और खुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गए। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हाल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का किला लाहौर के शाही किले की तरह का था। इससे अगरचा काफ़ी छोटा है, मगर दरवाज़ा इसी की तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज़ दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारोवनी हूँ और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है तो दोनों फौजियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक फौजी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के अंदर एक ड्योढ़ी थी जिसके आगे बगैर छत के खुला रास्ता था। यहाँ दोनों जानिब कोठरियाँ थी जिन पर ताले लगे हुए थे। आगे कुशादा जगह थी जहाँ ईंटों के चबूतरे पर पुराने ज़माने की एक तोप नस्ब थी। सामने वाले बरामदे में सीढ़ियाँ किले के तहखाने में उतरती थी। यहाँ पहुंचकर फौजी ने सैल्यूट करके कहा, सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। ज़ेने में एक मदम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया।
एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चक पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गोरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चुक उठाई और नीम वार दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी भारी रोबदार आवाज आई, कर्नल नारोमनी अंदर आ जाए। मैं कमरे में दाखिल हो गया। भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख बावर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। इसकी दाढ़ी जाली में लिपटी ऊपर को खिंची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। मुझे इसकी नजरें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थी। इसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पुरस्रार सी बोझल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और इसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए। फिर इसने फाइल बंद करके मेज के दराज में रखकर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद, जैसा कि तुम्हें हिदायत की गई थी, तुम यहाँ अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने पूरे तमाल लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।